बहुत बड़ी दिक्कत हुई। पहले था जब से दिल्ली की सरकार ने हमारा कोई भी मदद नहीं किया। और खाने पीने की बहुत बड़ी दिक्कत हुई, वहाँ पे ना रहने की व्यवस्था थी। बाद में लॉकडाउन से सब निकालने लगे, किराए के लिए मांगने लगे, सभी दिक्कत हुई। दो दिन पैदल चलने के बाद गाड़ी मिली हमारे लिए सिलेंडर वाली, उसमें बैठ के कानपुर तक आए। कानपुर से फिर हमने पुलिस वालों ने हमको ट्रक में बिठा दिया। 6 दिन लगे थे आने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। गांव कनेक्शन के गांव कैफ़े कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ये एक छोटी सी कोशिश है, जैसे हम और बहुत से प्रयास करते रहते हैं गांव की आवाज़ उठाने की, उसी श्रृंखला में एक नया प्रयास है। गांव कनेक्शन जो भारत का सबसे बड़ा ग्रामीण मीडिया प्लेटफॉर्म है, वो नए नए तरीक़ों से तरकीबें करता रहता है कि गांव की बात शहरों तक पहुँचे, शहरी नागरिकों तक पहुँचे, नीति निर्धारकों तक पहुँचे, पॉलिसी मेकर्स तक पहुँचे और उन सारे सुधीजनों तक पहुँचे जो गांव के बारे में सोचते हैं, गांव से सरोकार रखते हैं। हमने एक बहुत बड़ा महायज्ञ शुरू किया है, जो है गांव कनेक्शन इनसाइट्स, यानी गांव कनेक्शन का एक नया इनसाइट वर्टिकल जो लगातार कई राष्ट्रीय सर्वे के माध्यम से और क्षेत्रीय सर्वे के माध्यम से बताएगा कि गांव के भारतीय क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं। भारत में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, ऐसा कोई मंच नहीं है, ऐसा कोई यंत्र नहीं है जिससे हम बार बार गांव की आवाज़ इतने सशक्त तरीके से शहर तक पहुंचा सकें। और इसीलिए हमने अपने इनसाइट प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। और इस इनसाइट प्लेटफॉर्म की जो पहली कोशिश है वो विषम परिस्थितियों में आई है, मुश्किल परिस्थितियों में आई है। कोरोना का प्रभाव दुनिया भर पर तो पड़ा ही है, देश भी इससे जूझ रहा है पिछले कई महीनों से। लेकिन जो रूरल नैरेटिव है कि गांव के भारत के साथ कोरोना काल में क्या हुआ, ये शायद ठीक से कहा नहीं गया है। रूरल नैरेटिव उभर के आया नहीं है और हम लोग जान नहीं पाए हैं कि वो किन मुश्किलों से गुजरे, उनके क्या अनुभव रहे और आगे की ज़िंदगी के बारे में भारत का ग्रामीण नागरिक क्या सोचता है। तो हमने एक रिपोर्ट तैयार की है जिसका नाम है द रूरल रिपोर्ट, और ये लगातार एक श्रृंखला रहेगी इसी तरह की और रिपोर्ट्स की, जो लगातार रूरल इनसाइट्स की अलग अलग फाइंडिंग्स के ज़रिए अलग अलग जानकारी आप तक लाती रहेंगी। इस समय हम डिस्कस करना चाह रहे हैं जो प्रवासी थे, जो ग्रामीण नागरिक थे और जिनको बहुत मुश्किल परिस्थितियों में अपने अपने गांव लौटना पड़ा। हमने कोशिश की है हमारी रिपोर्ट के ज़रिए जो भारत की अब तक की सबसे व्यापक, सबसे कॉम्प्रहेंसिव और सबसे बड़ी स्टडी है कोरोना के बाद ग्रामीण भारत पर उसका क्या इम्पैक्ट हुआ है इसकी। 23 राज्यों में हमारा ये सर्वे किया गया। 179 ज़िलों में हमने रिस्पोंडेंट से बात की और 25,300 रिस्पोंडेंट्स इस सर्वे में शामिल रहे। गांव कनेक्शन इनसाइट्स के 300 के लगभग सर्वेयर्स ने इस सर्वे को कराने में हिस्सा लिया। ये फेस टू फेस सर्वे था। हमारे सर्वेयर्स अपने रिस्पोंडेंट्स के दरवाजे तक गए, एक फ़ोन पर उन्होंने सवालों के जवाब पंच किए और वहाँ से हमने डेटा को एकत्रित किया। इस सर्वे को डिज़ाइन करने में हमारे पार्टनर CSDS, सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज़, दिल्ली में, जो देश की सबसे बड़ी प्रतिष्ठित इनसाइट्स ऑर्गेनाइजेशन या एक थिंक टैंक के रूप में जानी जाती है, वो हमारे पार्टनर रहे और उन्होंने ही डेटा को एनालाइज किया।
तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले अपने साथी कुशल मिश्रा की ओर रुख करूं कि वो कुछ फाइंडिंग्स हमें बताएं इस सर्वे से आई हैं, जो प्रवासी ग्रामीण थे, जिनमें मज़दूर थे, जिसमें और क्षेत्रों के लोग थे। वो उनका क्या कहना रहा इस सर्वे में? कुशल। सर, ग्रामीण भारत में अपने सर्वे में जो सबसे बड़ा आंकड़ा जो निकल कर आया है, जो प्रवासी शहर से गांव की ओर लौटे हैं, उसमें 23% प्रवासी मजदूर ऐसे थे जो कि पैदल चल कर आए हैं। मतलब इनका आंकड़ा सबसे ज़्यादा है, और लोगों से जो कि गाड़ी से आए हैं, जो कि किसी अन्य साधन से लौट कर आए हैं, उनमें सबसे ज़्यादा आंकड़ा 23% रहा, जो कि सबसे ज़्यादा पैदल लौट कर आए हैं। इसके बाद 12% ऐसे हैं जो कि बस से लौट कर आए हैं, जबकि 3% ऐसे हैं जो कि मोटरसाइकिल या साइकिल से लौट कर आए हैं। तो ऐसे आंकड़े सामने आए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जब वो लौट रहे थे बीच रास्ते में, तो उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार भी किया गया। हमारी रिपोर्ट में सामने आया, हमारे सर्वे में सामने आया कि 25% ऐसे प्रवासी मजदूर थे जिन्होंने माना कि पुलिस ने उनके साथ बुरा बर्ताव किया। इसमें से 12% तो ऐसे थे जिन्होंने कहा कि पुलिस ने उन्हें मारा-पीटा। तो ये कुछ फाइंडिंग्स हैं। इसके अलावा 8% प्रवासी ऐसे थे जो कि 1 हफ्ते बाद या उससे कहीं ज़्यादा दिन बाद अपने घर पहुँच सके। तो इसका मतलब है कि वो पैदल चले और उन्हें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ये शुक्रिया सभी राज्य की कुशल। यही स्थिति सामने आ गई थी। हाँ, जी। और आपने इस दौरान अपनी रिपोर्टिंग में ऐसे कई लोगों से बात भी की थी, शहरों में, कई कई राज्यों में। तो इन नंबरों के अलावा तब आप क्या सुनने में आया था, क्या कह रहे थे आपसे वो? सर, उनके सामने सबसे बड़ी समस्या भूख की थी। वो भूखे थे, उनके पास पैसे नहीं थे, कहीं कुछ दुकानें नहीं थी जो वो कुछ खरीद सकें, खा सकें अपने से। मतलब उनके पास ऐसी स्थिति सामने आई थी कि इतने पैसे भी नहीं थे कि वो एक पानी का पाउच कहीं से ले सकें, उसे पी सकें, कि वो अपनी प्यास बुझा सकें। तो इतने लंबा सफ़र उन्होंने तय किया। कई सारी चीज़ें थीं। 39 हमारे सर्वे में सामने आया कि 39% लोग प्रवासी जो थे, वो अपने परिवार के साथ लौटे। उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई। रास्ते में लौटते समय में भी, गाँव में जब वो पहुँचे तो भी उनके साथ व्यवहार अच्छा नहीं था। क्वारंटाइन जब किए गए, तो भी जो है उनको दिक्कतें झेलनी पड़ी। खाने-पीने को लेकर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रही उनके लिए। सिर्फ वहाँ से आप लोग के यहाँ वापस आने के बाद क्या-क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा था? समस्या का सामना यही हुआ, घर आए तो घर कोई बातचीत नहीं करता था। अभी सर हम खाली बैठे हुए हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। घर का खर्चा जो गया साल का जो गेहूँ अनाज था और जो से राशन से लेके आ जाते हैं, वही खा पी रहे, बाकी कंडीशन तो खराब है। कुछ मदद करी तबे तो उतना दूरिया गे रहें, कुछ काम वाम वो नहीं करें, बैठे रहें। और गांव में आके भी ऐसे ही है, कोई काम नहीं चल रहा है, बैठे हैं घर में आकर, तो क्या करें? कुछ मदद करेगा सरकार तभी तो होगा। शुक्रिया। मैं हमारे जो मेहमान हमारे साथ आज जुड़े हैं उनको भी शामिल करना चाहूँगा। राहुल रॉय गुड़गांव से हैं, नागरिक एकता मंच से सामाजिक कार्यकर्ता हैं। राहुल जी, बहुत स्वागत आपका। कमलेश शर्मा आजीविका ब्यूरो राजस्थान से हैं। कमलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। और कहकशां परवीन महिला समाख्या संस्थान से हैं, जुड़ी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। महिला समाख्या बहुत गहराई से काम करती है ज़मीनी स्तर पर, लाखों महिलाओं के साथ, और हमारी पार्टनर भी रही है। तो कहकशां जी, आपसे शुरू करता हूँ। आपका क्या कहना है इस पर? जी। सभी को मेरा नमस्कार। और मैं प्रवासी मजदूरों पे जो हमारा थोड़ा बहुत काम था, वो एक प्लान नहीं था कि कोई प्लान नहीं था कि मुझे करना है जा करके। बस जब मैंने न्यूज़ देखे और मैंने सुना कि लॉकडाउन हो गया है और लोग बहुत परेशान हैं, तो अपने आप हम लोग सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करने लगे कि जो डेली वेजेस वाले लोग हैं उनका क्या हो रहा है।
तो जब उनके बीच में हम गए, उसके 2 ही 4 दिन के बाद फिर न्यूज़ पर आने लगा कि हाईवे पे लोग आ रहे हैं ऐसे और भूखे प्यासे हैं। तो हम लोग हाईवे पे जाना शुरू किया, शहीद पथ, उधर आगरा एक्सप्रेसवे और कई जगह हम लोग ने जाकर के देखा। जब गए तो हम साथ में कुछ पानी और फूड पैकेट्स लेकर के गए थे। लेकिन जब वहाँ पर गए फूड पैकेट्स और वो लेकर के, उसके बाद जब मैंने हालात वहाँ पर देखे कि एक तरफ जब गाइडलाइंस आ रही थी कि मास्क लगाइए, सैनिटाइजर, और हजारों के तादाद में जो लोग थे बिना मास्क, बिना सैनिटाइजर, कोई जानकारी नहीं थी। फिर हम लोगों ने रोक करके पूछा कि आप लोग क्यों चले आए, जहाँ पर थे वहाँ पे तो सही थे, वहीं रहना चाहिए था। तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था उनके पास, कि बस सुना सुनी कि वो जा रहे हैं तो हम भी जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी आपदा है और इसमें भूखमरी हो सकती है। और ये जबकि सरकार ने लॉकडाउन कर दिया था और कोई साधन नहीं था कि वो कहीं से गाड़ी, बस, ट्रेन से आते, साइकिल से, पैदल। ज्यादातर तो लोग, जो सबसे ज्यादा रिकॉर्ड अभी हमारे एक साथी बता भी रहे थे कि पैदल शुरुआती 10-15 दिन जो लोग आए हैं वो पैदल आए हैं। जिनके पास साइकिल थी, साइकिल से आए। इवन महाराष्ट्र के कुछ फैमिली को हमने शहीद पथ पर देखा कि जो बैटरी वाला रिक्शा है उस पे पूरे परिवार से पूरे बर्तन वर्तन लिए हुए, अपना पूरा जो भी सपोर्टरी बांध करके, और उसी में 2 लेयर्स, एक साड़ी का बीच में करके, नीचे बड़े लोग बैठे हुए थे और लेयर्स पे ऊपर बच्चों को उन्होंने लिटा दिया था। यानी नीचे वाले लोगों को भी खड़े होने की जगह या बैठने की जगह नहीं थी, ना बच्चों को खड़े होने या बैठने की जगह थी, वो लेट करके आ रहे थे। और जब मैंने पूछा कितने दिन से आप लोग निकले हुए हैं, तो कोई कह रहा 7 दिन से, 8 दिन से। तो मैं बिल्कुल हैरान हो गई कि आप लोग 7 दिन 8 दिन से निकले हुए हैं और आपको बैठने तक के लिए जगह नहीं है, आप लेट लेट कर आ रहे हैं। तो बोले कि हाँ, हम लोग ने सुना और हमारे कुछ लोगों ने तो कहा कि आपदा ऐसी थी और लोगों ने कहा तो हम लोग निकल लिए। राहुल रॉय, आप गुड़गांव में हैं और आपके और आपके साथियों के प्रयास इस दौरान बहुत ही अद्भुत रहे। सौम्या बैजल आपकी टीम में है, वो मेरे परिचित हैं, तो वो भी वॉलंटियर कर रही थीं। ये कहानी बड़े शहरों से शुरू हुई, जो अभी बताया कहकशा जी ने, कि जब वापसी की शुरुआत हुई। इसके बारे में बताइए कि आपका क्या सोचना है इसके बारे में। और फिर दूसरा कि उनको ढूंढना भी तो एक मुश्किल का काम रहा होगा, कि प्रवासियों को ढूंढना कि वो कहाँ रहते हैं, उनसे कम्युनिकेट कर पाना, फ़ोन से संपर्क कर, ये कैसा था ये पूरा जो मंजर और ये पूरा अनुभव, बताइएगा प्लीज़। 2-3 साल पहले 2017 में संगठन हुआ था, क्योंकि यहाँ पे आपको याद होगा गांव में कुछ सांप्रदायिक सिचुएशन एक खड़ी हुई थी, जिसमें कि फ्राइडे नमाज को लेके कुछ अटैक्स हो रहे थे। तो हमारा प्लेटफॉर्म जो है वो कोशिश कर रहा है पिछले 3-4 साल से कि क्योंकि गुड़गांव एक प्रवासी शहर है और गुड़गांव एक ऐसा शहर है जो कि प्रवासियों ने बनाया है, और प्रवासी ही हैं जो कि गुड़गांव को चलाते हैं, गुड़गांव उनसे चलता है, और गुड़गांव जो भी है वो प्रवासियों की मेहनत और उनकी किस्मत के ऊपर बना हुआ है। तो हम लोग की कोशिश रही है 3-4 साल की, किस तरह से जो लोग यहाँ रह रहे हैं, वो चाहे मजदूर हो, चाहे वाइट कॉलर वर्कर हो, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर में हो, लेकिन किस तरह से शहर जो है वो, जो लोग इस शहर में रह रहे हैं उनको किस तरह से शामिल कर सकता है और किस तरह से एक इक्वालिटी की बात कर सकता है, प्लूरलिज्म की बात कर सकता है शहर, गुड़गांव के शहर में। तो जब ये जाहिर था मेरे ख्याल से हफ्ते 10 दिन पहले ही लॉकडाउन के, कि लॉकडाउन होने वाला है और लॉकडाउन होगा तो उसका असर लोगों की जिंदगी पे पड़ेगा। तो हम लोगों का गुड़गांव नागरिक एकता मंच में पहले ही से ये एक बातचीत शुरू हो गई थी कि हमें कुछ तैयारी कर लेनी चाहिए, इस ये जो होने वाला है इसमें किस तरह से हम लोगों की मदद कर पाएंगे। तो पहली चीज जो हम लोगों ने की थी वो था एक इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन हब बनाने का, जिससे कि हमें इंफॉर्मेशन
लोगों से कि क्या हो रहा है लोगों के साथ, किस तरह की मदद चाहिए लोगों को, किस तरह से डिस्ट्रेस क्या है लोगों का। एक चीज जाहिर थी से कि लोगों का कोई डर था कि जो लॉकडाउन होगा उससे सबसे पहले जो उनके ऊपर खतरा था वो था खाने का, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो ऐसे हैं जो लोग या तो रोज काम करते हैं, कमाते हैं और उस कमाई से लोग अपना खाने का और अपने रहने का उसका खर्चा निकालते हैं। दूसरा ये था कि लोगों को ये डर था कि ये कितना लंबा चलेगा और अगर 1 महीने से ज्यादा चलता है तो क्या लोगों को तनख्वाह मिलेगी, लोगों के पास काम होगा या नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से जो सबसे बुद्धिमानी की चीज जो लोगों ने की, जो प्रवासी मजदूरों ने की, वो ये था कि यहां से भाग गए, क्योंकि ये बहुत उस समय फैलाया गया कि अफवाह हो रही है और लोग भाग रहे हैं और भागना नहीं चाहिए, लोगों को यहाँ रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए यहाँ पे शहर में? सबसे बड़ा सवाल मेरे ख्याल से सवाल जो है कि क्यों रहें, क्यों? क्या यहाँ रहने से उनका जो काम था वो उन्हें मिलने वाला था? काम नहीं मिलने वाला था, क्योंकि काम बंद हो गया था। जहां लोग काम कर रहे थे, क्या वो लोग उन्हें तनख्वाह देने वाले थे? हमें मालूम है कि तनख्वाह उनको नहीं मिलने वाली थी। अब इस स्थिति में जहां की ना सरकार का कोई एश्योरेंस है लोगों को, ना लोगों को पता है कि कल खाने को कहां से मिलेगा, तो उस स्थिति में मेरे ख्याल से ये जो लोगों को उस वक्त लग रहा था कि लोग हिंदुस्तानी बेवकूफ हैं और ये इतने ऐसी अफवाहें फैल रही हैं और लोग भाग रहे हैं, मेरे ख्याल से सबसे बुद्धिमानी का, मैं फिर से कह रहा हूँ कि चीज जो की उन लोगों ने, वो यहाँ से चले गए। क्योंकि उसके बाद क्या हुआ, हमारे पास, सरकार के पास शुरू से 1 महीने पहले से ये बात सारी सरकारों के साथ, राज्य सरकारों के साथ और केंद्र सरकार के साथ, जो लोग जानते थे कि क्या परिस्थिति होने वाली है, एक चीज बार बार कही जा रही थी कि एक ही तरीका है इसको हैंडल करने का, वो है यूनिवर्सल पीडीएस आप उपलब्ध कर। यूनिवर्सल पीडीएस नहीं लागू हुआ। बहुत शुक्रिया राहुल जी। मैं 3 नए मेहमान आए। एक तो संजय कुमार जी, डायरेक्टर ऑफ CSDS ने हमें ज्वाइन किया है। अरविंद कुमार सिंह जी आए हैं, जो कि वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हैं और प्रवासी मामलों की बहुत समझ रखते हैं, ज़मीन से जुड़े हैं। और सिकंदर अली जो झारखंड से सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप सबका स्वागत है। कमलेश शर्मा जी, आजीविका ब्यूरो से, आप राजस्थान से, आपका क्या सोचना है इस सब पे? जो पूरा लॉकडाउन का जो टाइम था, उसमें जो हमने महसूस किया, और हम क्योंकि दोनों ही एंड पे काम करते हैं, हम शहरों में भी काम करते हैं और ज़्यादा बड़ा जो हमारा काम है वो ग्रामीण इलाकों में से है, और विशेष करके राजस्थान का जो दक्षिणी हिस्सा है जहाँ से आदिवासी मजदूर बाहर जाके काम करते हैं, उनके साथ हमारा काम है। और कई महीनों में जो आदिवासी प्रवासियों का जो अनुभव रहा है लॉकडाउन का, वो काफी मामलों में अलग रहा है। इस इलाके से जो लोग ज्यादातर बाहर जाके काम करते हैं, वो 2-3 तरह के सेक्टर्स में ज्यादा काम करते हैं। एक बड़ा सेक्टर है जो निर्माण का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन में जाके काम। उसके अलावा उतनी बराबर लोग जो है वो होटल और रेस्टोरेंट में जाके काम करता है, और उसमें भी बहुत ही लोअर एंड के जो काम है, साफ सफाई और उस तरह से जुड़े हुए जो अनस्किल्ड काम है, उनमें जाके काम करते हैं। तो लॉकडाउन का जो सबसे पहला असर जो पड़ा, और मुझे लगता है कि, और हम ये स्ट्रांगली कहते हैं कि भाई सरकार ने इस ग्रुप को बहुत ध्यान में नहीं रखा था जब लॉकडाउन प्लान किया जा रहा था कि इनका क्या होगा, और इतनी बड़ी संख्या जो है वो सड़कों पे निकल आएगी तो क्या, कैसे मैनेज किया जाएगा। हमारे पास हम भी कुछ इस तरह के काम करते हैं, जैसे एक लेबर लाइन डेडिकेटेड हेल्पलाइन है जो टेलीफोन से सर्विस है, उस चलाते हैं। और हमारे पास जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ तो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जो बढ़ा उस हेल्पलाइन पर बढ़ा, और लोगों ने ये समझना शुरू किया कि लॉकडाउन है क्या चीज़, किसके ऊपर क्या असर करेगा। और जो सबसे बड़ी समस्याएं लोगों को, जैसे हमारे जो पहले वाले वक्ता थे वो बता रहे थे कि राशन से जुड़ी हुई समस्या और हाथ में जो पैसों की, नकद की जो समस्या थी, वो पहले मुखर तरीके से सामने आई। तो काफी सारे, मैं कह रहा था कि 1/3 के बराबर लोग जो थे वो अपना काम और अपना जो पैसा था, जब तक जो काम किया था वो भी छोड़ के वापस आए थे।
और उनके लिए सबसे बड़ा स्ट्रगल गांव में आते ही है कि कैसे उनका अपना घर चलाएं, और जो भी उनकी जेब में वो पैसे लेके आए थे तो सबसे पहली जो प्रायोरिटी थी कि अपने राशन और अपने फूड और अपनी जो खाने पीने की ज़रूरतें हैं उन पर काम किया जाए। इस दौरान लोग गांव में जब पहुंच गए तब भी उनके लिए बड़ा एक स्ट्रगल था। जो लोग थोड़ा लेट पहुंचे, जो 8-10 दिन के दायरे में लॉकडाउन होने के 10 दिन के अंदर अंदर पहुंचे, उनको बड़ा सस्पिशियस तरीके से गांव में देखा गया। जो कोविड टीम्स वहां पे काम कर रही थी, जिसमें ज़्यादातर टीचर्स और मेडिकल स्टाफ था, वो जो बाहर से आने वाले लोगों के ऊपर जो रोक टोक था वो मतलब कभी नहीं हुआ था। ऐसा कभी भी अपने ही गांव के लोगों के ऊपर शक नहीं हुआ, और जो माहौल पूरा बना गांव के अंदर, जो पहले से लोग मौजूद थे वो भी अपने लोगों के ऊपर बहुत शक की तरह नजर से देख रहे थे। बड़ा संदेह था उनको। काफी जगहों पे ऐसी घटनाएं हुई जहां पे पुलिस की मदद से जो गांव पालिका के लोग थे उन्होंने बाहर से आने वाले प्रवासियों को बाहर ही रुकवाया और उनको जबरन कहा कि आप अपने घर नहीं पहुंच सकते। वो बड़ी भयावह स्थिति थी। जी, बहुत शुक्रिया। मैं सिकंदर अली के पास आना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले संजय जी से एक सवाल कि हम प्रवासी मज़दूरों फ्रेज़ का प्रयोग कर रहे हैं कई बार, लेकिन हमारे सर्वे में तो ये निकल के आया है कि ये पूरी तरह सही नहीं है। इसके अलावा और भी कई ट्रेड्स थे। इसके बारे में आप कुछ बात करना चाहेंगे? दो चीजें हैं, प्रवासी और मजदूर, इसमें दो शब्द हैं। प्रवासी तो जरूर थे ये, क्योंकि ये सब अपने इलाके में जा रहे थे, अपने गांव, अपने शहर, जो कस्बे से छोटे कस्बे से आ रहे थे वहां वापस जा रहे थे, तो ये सब प्रवासी थे। लेकिन प्रवासी की भी एक डेफिनेशन की जरूरत है। क्या वो व्यक्ति प्रवासी है जो 30 साल से रह रहा है, या वही व्यक्ति प्रवासी है जो 5 साल से या उससे कम समय से रह रहा है? जाहिर तौर पे जितनी बड़ी तादाद में लोग वापस जा रहे थे, मुझे लगता है ये उस तरह के प्रवासी थे जो 2-4 साल पहले दिल्ली में आए थे, अन्य बड़े शहरों में आए थे रोजगार के लिए। तो प्रवासी तो ये जरूर थे, लेकिन मजदूर नहीं थे। हमारे सर्वे में ये निकल के आया, इसमें बड़ी तादाद में ऐसे लोग थे जो स्किल्ड, सेमी स्किल्ड काम करते हैं। लकड़ी का काम, बिजली का काम, तमाम तरह के जो काम सेमी स्किल्ड होते हैं। हमारे आपके घरों में मैसन का काम, अगर आप मैसन का जो काम करने वाले हैं उनको देखें तो उड़ीसा से बड़ी तादाद में लोग होते हैं। दिल्ली में कम से कम कई इलाकों में ऐसे देखने को मिलते हैं। तो इन शब्द का इस्तेमाल जो लगातार हो रहा है, प्रवासी मजदूर की ये दिक्कतें थी और प्रवासी मजदूर वापस लौट गए। मुझे लगता है कि हमारा सर्वे लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित करता है कि प्रवासी तो ये जरूर थे, लेकिन शायद हमें सोच के इस्तेमाल करना ये सब कि ये सब मजदूर नहीं थे, ये प्रवासी कामगार लोग थे जो अलग अलग तरह के काम करते थे। जी जी, बहुत धन्यवाद। दया, हमारे रिपोर्टर हैं दया सागर हमारे साथ, और दया कुछ और फाइंडिंग्स आप बताना चाहेंगे, और उसके बाद अरविंद जी से टिप्पणी चाहूँगा पहले और अब की फाइंडिंग्स पर। हाँ तो सर, जो हमारी मतलब एक और महत्वपूर्ण फाइंडिंग था, जो मजदूर आए हैं उसके बाद जो लोगों का मानना है, गांव के लोगों का मानना है, उन्होंने कहा कि हमारी सबसे बड़ी समस्या हमारे गांव की है वो बेरोजगारी है। 93% लोगों ने कहा कि हमारे गांव की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है, और जो प्रवासी मजदूर आए हैं इससे और भी है मतलब समस्या, इसमें और इजाफा हुआ है, उन्होंने कहा। इसके अलावा सर एक और इंटरेस्टिंग था कि जब हम लोग रोड पे थे, जब ये लोग आ रहे थे, तो अधिकतर मजदूरों ने हमसे बयान दिया था, कैमरे पे भी कह रहे थे कि ऐसा कुछ हुआ हमारे साथ हुआ है कि हम लोग अब फिर से वापस जाना नहीं चाहते, बहुत मजबूरी होगी तभी हम वापस जाएंगे। लेकिन जब सर्वे हुआ हमारा सर्वे, उसके बाद से हमने पाया कि 58% लोग कह रहे हैं कि क्या हुआ, मतलब हमारे पास हमारी मजबूरी है लेकिन हमें शहर वापस जाना ही होगा। और ऐसे लोगों की संख्या काफी अधिक है, मतलब 58% ओवरऑल है, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या काफी अधिक है जो दूसरे राज्यों से मतलब जैसे कोई महाराष्ट्र, यूपी या बिहार में आया, दिल्ली से यूपी या बिहार में आया, वो लोग, उन लोग को ज्यादा कठिनाई हुई थी क्योंकि वो लोग दूसरे राज्य से आ रहे थे, उन लोग को ज्यादा दिक्कतें हो रही थी। लेकिन उनकी संख्या और अधिक है, वो लोग कह रहे हैं कि हमें जाना ही होगा, हमारे पास यहाँ पे कुछ काम नहीं है, मनरेगा के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। और वैसे लोग 70% लोग हैं, मतलब 58 तो ओवरऑल है, लेकिन 70% लोग वैसे हैं जो कह रहे हैं कि हमको मतलब दूसरे राज्य से आए हैं लेकिन हम सिर्फ दूसरे राज्य में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मनरेगा के अलावा कोई, मनरेगा में भी 80% लोगों ने कहा हमको काम नहीं मिला है। सरकारों ने कहा था कि हम स्किल मैपिंग कराएंगे, उनके स्किल के अनुरूप उनको दिया जाएगा उनको रोजगार। जैसे संजय सर ने भी कहा कि वो सिर्फ मजदूर नहीं है, उसमें स्किल है, सेमी स्किल्ड है, कामगार है।
तो उनके अनुसार उनको दिया जाएगा, लेकिन वह अभी तक जमीन पे देखने को नहीं मिला है मनरेगा के अलावा। तो यह संजय जी आप कुछ फाइंडिंग थी। संजय जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, मैं दया जी की बात को आगे बढ़ाना चाह रहा था। हमारे जिस तरह के हालात देखने को मिले जब ये प्रवासी कामगार लोग वापस जा रहे थे, जितनी तकलीफ के साथ वो जा रहे थे, तो हम सबको ऐसा लगता था शहरों में बैठ करके, जो टीवी में विजुअल्स दिख रहे थे, कि अब ये वापस नहीं आएंगे। और जब मेरे से लोग पूछते थे, मैं कहता था कम से कम 6-8 महीने तो नहीं आएंगे। बिहार के कंटेक्स्ट में मैं कहता था अब कम से कम छठ के बाद ही उम्मीद कीजिए कि ये लोग वापस आने की सोचेंगे भी। लेकिन जब हमने सर्वे किया, हमारे सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि 50% ऐसे लोग जो वापस गए थे, वो कहते थे नहीं, जैसे ही हालात थोड़े से सुधरेंगे और हमें रोजी रोटी के लिए तो वापस ही आना पड़ेगा। तो जितने लोग वापस गए उनमें आधे से ज्यादा लोग शहर वापस आने के लिए तैयार थे काम करने के लिए। तो ये हमारे सर्वे के आंकड़े हैं। और अगर आप पिछले दिन 1 महीने के अखबारों में खबरें पढ़ें, तो ये भी आने लगा कि 2/3 ये लोग जो वापस गए थे गाँव में, वो वापस आ गए। तो हमारे जो सर्वे जो संकेत दे रहा था, वो हकीकत होता हुआ दिखाई पड़ रहा है पिछले करीब 1 महीनों में। संजय जी आप थोड़ा तब तक हमें सिग्निफिकेंस बताएं इस सर्वे की, जो व्यूअर्स हैं उनके लिए, और क्यों ये महत्वपूर्ण है, क्यों एक वैक्यूम को फिल करता है? हाँ, ये सर्वे बहुत इम्पोर्टेंट एक रोल प्ले करते हैं, क्योंकि जिन दिनों लॉकडाउन था, जिस समय लोगों को तमाम तरह की परेशानियां आ रही थी, तो हम सब विजुअल्स देख करके जो आसपास हो रहा था, हम एक अंदाज कर रहे थे कि कितनी तबाही हो रही है, लोगों की जिंदगियों में कितनी परेशानियां आई हैं। और इसके बाद लगभग 1 महीनों के बाद कुछ आंकड़े आने लगे, छोटे मोटे सर्वे आने लगे। मैं छोटा मोटा इसी के लिए कहता हूँ क्योंकि कोई देशव्यापी सर्वे हो और तकरीबन 1200 लोगों का इंटरव्यू किया हुआ हो, तो ये छोटे मोटे ही सर्वे हैं। इससे आंकड़े आने शुरू हो गए थे कि लोगों को जिंदगी में क्या परेशानी आ रही है। लेकिन ये सर्वे अपने आप में बहुत सिग्निफिकेंट है। ये लगभग 180 से भी ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में ये सर्वे किया गया, 25,300 लोगों का इंटरव्यू किया गया, और ये सब फेस टू फेस इंटरव्यू हैं। लोगों के घरों पे गए और उनसे बातचीत की गई और तमाम तरह के सवाल पूछे गए। इसमें कोई 1, 2, 4, 5 सवाल नहीं है। हमने तमाम तरह के सवाल पूछे, उनके लाइवलीहुड के बारे में, रोजगार पर क्या असर हुआ, गाँव में वो वापस जाएंगे तो वो क्या सोच रहे हैं, और शहर वापस आने के बारे में भी क्या सोच रहे हैं, जिसकी चर्चा हमने की। तो सर्वे के आंकड़े प्रामाणिक इसी के लिए हैं क्योंकि सैंपल साइज बहुत बड़ा है, 25,000 से ऊपर, 25,300 का सैंपल है, और ये देश के कई राज्यों में किया गया, तकरीबन 27-28 राज्यों में, 23 राज्यों में किया गया, क्योंकि कंटेनमेंट के कारण थोड़े से कम करने पड़ गए थे हमारी टीम को। 23 राज्यों में किया गया। तो इतना व्यापक सर्वे अभी तक लॉकडाउन और लोगों के रोजगार पर क्या इसका असर पड़ा, इसके बारे में नहीं आया। और खास बात यह है, ये गांव की आवाज को जनता तक पहुंचाने में, सरकार तक पहुंचाने में, और खासकर उन लोगों तक जो शहरों में रहते हैं, उसका एक माध्यम है। और ये आंकड़े उसका एक जरिया है, जो जैसे हम कहते हैं एक तस्वीर बहुत कुछ बयां कर जाती है, ये आंकड़े भी बहुत कुछ बयां कर जाते हैं। जब हम बात करते हैं कि मजदूरों को काफी तकलीफ हुई, तो ये कितने मजदूर थे जिनको तकलीफ हो रही थी, ये कितने लोग हैं जिनकी रोजगार चली गई, तो इन सब को समझने में ये आंकड़े बहुत मदद करेंगे। राहुल जी और कमलेश जी, ये दो एक कुचक्र है कि एक इंसान जिसको अपने गांव में अवसर नहीं मिल पाते हैं और इसलिए अपने गांव को छोड़कर वो शहर आता है अपने परिवार के साथ जीविका की तलाश में, लेकिन वहाँ भी एक हाशिए पर रहता है, अनऑर्गेनाइज रहता है। जैसा मैंने शुरू में कहा, सुविधाएं सारी नहीं मिल पाती हैं, और फिर ऐसी स्थिति में वापस जाता है। और वो जब वापस गया तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं, जैसे अंग्रेज़ी में कहते हैं कि ईटिंग वंस प्राइड, वो भी एहसास रहा होगा, क्योंकि गांव में वो उस व्यक्ति के रूप में देखा जाता होगा कि अरे तो शहर चले गए और देखिए इनको वापस आना पड़ा। आउट ऑफ प्लेस शायद महसूस किया हो। कमलेश जी, आप गांव के पर्सपेक्टिव से शायद इसको बता सकते हैं कि थोड़ा आउट ऑफ प्लेस महसूस किया हो। एक अलग अलग तरीके के चूँकि लोग आए, मज़दूर भी थे उसमें, कुछ जैसे हमने देखा कि जिम इंस्ट्रक्टर्स भी थे, ब्यूटिशियन भी थे, वगैरह वगैरह, हालांकि अलग अलग नंबर्स में थे। और फिर उसके बाद ये पाना कि नहीं, यहाँ पे अवसर तो अभी भी नहीं है, जो छोड़ के गए थे, अभी गांव वही है, उसमें ज़्यादा बदलाव नहीं आया है।
या आगे क्या आपको लगता है कि इनके वापस आने के बाद जो बहुत से लोग अभी गांव में अभी भी रह जाना पसंद करेंगे, क्या उनकी जो नॉलेज जो वो लाए हैं, उनके जो अनुभव वो लाए हैं, क्या उसके कारण नए कुछ अवसर पैदा हो सकते हैं गाँवों में आमदनी के, एंटरप्रेन्योरशिप के? ऐसा आपको लगता है कमलेश जी? जो लोग वापस आ गए हैं गांव में, उन्होंने आते ही अपना कुछ न कुछ काम करना शुरू करने का एफर्ट शुरू किया। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो बहुत सफल हो गए हैं उसमें, लेकिन लोगों ने सबसे पहले अपने जो बेसिक रिसोर्सेज हैं, जो कि कम है, मात्रा उनकी कम है, ज़मीन कम है उनके पास, उस पर पानी नहीं है, लेकिन लॉकडाउन के बाद ये सबसे पहला 20, 25, 30 सालों में जो पहला परिवर्तन है कि जो यंग पीढ़ी है, जो कि ज़्यादातर लोग जाके बाहर काम करते हैं, उन्होंने आके अपनी ज़मीनों को वापस से सँभालना शुरू किया। अपने जो गंदगी से अटे पड़े कुएँ थे, उनको वापस साफ़ करना शुरू किया। कुछ लोगों ने थोड़ा-सा अपनी जो एंटरप्रेन्योरल स्किल्स हैं, उनका इस्तेमाल करना शुरू किया, जो शायद वो थोड़ा बहुत शहरों से सीखे हैं। और आकर उन्होंने अपनी तरह से कुछ काम धंधे करने शुरू किए। तो धंधे गाँव में भी लॉकडाउन के दौरान बहुत नहीं चल रहे थे, लेकिन 1-2 चीज़ें ऐसी थी जो आम तौर पे लोग कर रहे थे। भले ही वो होटल में काम करता था, लेकिन आकर उसने सब्जी का ठेला लगाना शुरू कर दिया, सब्जी साइकिल पे लेके बेचना शुरू कर दिया, या उस तरह के जो टेम्परेरी काम, उनसे जब पूछते हैं तो वो कहते हैं कि हम हमेशा शायद ये काम नहीं करेंगे, लेकिन अभी का जो समय है उसको कैसे हम पार पाएँ, उसके लिए शायद ये एक ऑप्शन हो सकता है। तो उस तरह के काम करने शुरू किए। काफ़ी सारे लोग जो हाईली स्किल्ड लोग हैं, जैसे कि राजस्थान से बड़ी संख्या में लोग जाके मार्बल फिटिंग और फ्लोरिंग का काम करते हैं, और साउथ के स्टेट्स में जाके काम करते हैं। कर्नाटका में बड़ा ग्रुप जाता है यहाँ से। वो लोग जब गाँव में वापस आए तो उनके लिए यहाँ पर उनकी स्किल के मुताबिक काम ढूँढना बहुत आसान नहीं था। लेकिन फिर भी लोगों ने वहाँ पे, अगर उनको ₹1000 मिल रहा है दिन का, तो यहाँ पे उन्होंने ₹500 में काम करना शुरू किया। और गाँव में ये था कि कंस्ट्रक्शन के जो काम थे वो सबसे पहले खुले लॉकडाउन के बाद। जो सबसे पहले जो एक्टिविटी खुली वो कंस्ट्रक्शन के काम थे, तो लोगों को उसी में ज़्यादा अपना दिखाई दिया। अरविंद जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आप कुछ कहना चाहेंगे इस? सबसे पहले नीलेश जी, गांव कनेक्शन और CSDS दोनों को बहुत बधाई, क्योंकि ये मैं ये देख रहा हूँ कि इस बीच में सर्वे छिटपुट आए हैं, लेकिन एक व्यापक सर्वे जो कि आप लोग लेकर के आए, ये इस पूरी बृहद समस्या के बारे में एक स्वरूप जो है वो लेकर के सामने आता है। मैं इसमें रिपीट नहीं करना चाहता, 1-2 बातें कहना चाहूँगा, क्योंकि जो प्रवासी जो लोग हैं, संजय जी ने कामगार शब्द लिया, बिल्कुल वही है, क्योंकि जब बात हो रही थी उनके आजीविका की कि क्या गाँव में उन लोगों की आजीविकाएँ सुलभ या उपलब्ध हो सकती है, तो बिल्कुल जो सूरत में जो कारीगर जो है, जो कामगार हीरा तराशी कर रहा है, वो मनरेगा की मजदूरी नहीं करेगा। तो कुल मिलाकर के जिस तरह की पूरी परिस्थितियां रही हैं और जिस तरह से स्टेट गवर्नमेंट्स ने अलग अलग जगहों पर अपने ही श्रमिकों को हैंडल किया है, वो बड़ा एक पूरा उसका एक स्वरूप अगर आप देखेंगे तो बड़ा चिंताजनक और बहुत ही इस तरह का है कि राज्य सरकारों को ये पता ही नहीं कि उनके कितने मजदूर गए हैं। और जो एक पैमाना हो सकता था, उनको एक तरह से उनका एक विधिवत सर्वे किया जाता, ये कुछ जगहों पर काम शुरू हुआ, लेकिन एक नेशनल डाटा बैंक की अगर बात करेंगे तो आज भी कहीं वो सुलभ नहीं है। और अगर वो डाटा बैंक बन जाएगा तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में अगर गांव में रोजगार के मौके बढ़ते हैं, जिसके की चांसेज हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि गांव में अगर आप एक ज़्यादा पैसे का निवेश अगर सुनिश्चित करेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं पिछले कई योजनाओं से लगातार गांव में निवेश जो है वो बहुत कम हुआ है। अगर आप बृहद इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जिसको आप कह रहे हैं कि आप फूड प्रोसेसिंग से लेकर के तमाम चेन को अगर आपको बढ़ाना है गाँव में, तो आपको अच्छे कामगार चाहिए, और वो मिल भी सकते थे। लेकिन जैसे कि अभी हमारे जो और गेस्ट ने जो बातें कही हैं, अंतोगत्वा जो लोग गए उनमें से एक बड़ा तबका केवल इसलिए गया, इस तरीके से शहरों के प्रशासन ने उनके साथ ट्रीट किया और उनको लगा कि मेरे पास कोई और विकल्प नहीं सिवाय इसके कि मैं अपने गांव लौट जाऊं, कम से कम वहां जिंदा रहूंगा। जिंदा रहना और आजीविका दोनों दो अलग अलग पक्ष हैं जो है। और इसमें सवाल यह है कि ये जो लोग गए, उसमें आप लोगों ने एक सर्वे किया है कि कितने लोग पैदल गए।
तो ये पैदल जाना ऐसे दौर में, जब कि हम लोग जो है बुलेट ट्रेन लाने वाले हैं, भारत की जो ट्रेनें हैं वो ऑस्ट्रेलिया की आबादी के बराबर लोगों को रोज ढो रही हैं, 13,000 से ज़्यादा रेलगाड़ियां आप चला रहे हैं। तो मैं क्योंकि परिवहन के अगर आप देखेंगे नीलेश जी, तो आप पाएंगे कि ये पहला मौका है जबकि परिवहन के सभी साधनों का उपयोग किया गया है। आपने देखा होगा कुछ लोग बैलगाड़ी से गए, कुछ लोग रात में चुपके से हरियाणा का बॉर्डर पार कर रहे हैं, यमुना नदी तो नावों से पार कर रहे हैं, पैदल पार कर रहे हैं। मतलब गांव में वेस्टर्न यूपी में लोगों ने ट्रैक्टर अपने दिए कि भाई थोड़े दूर छोड़ करके आ जाओ इन लोगों को। तो लेकिन इतने बड़े पैमाने पर पैदल चलने का और इतने बड़े पैमाने पर जो पलायन का, इसको पलायन ही शब्द इसके लिए बेहतर है, क्योंकि ऐसा और कोई मौका नहीं आया। क्योंकि मैंने जो देखा है जब से मैं जर्नलिज्म कर रहा हूँ, तो याद में एक तो जब मुंबई में, अगर आपको याद होगा, मुंबई में जो है तो काफी बड़ी संख्या में ईस्टर्न यूपी और बिहार में लोग आए थे, और उस तरह की छोटी छोटी घटनाएं जो 1992 के बाद दंगे हुए तो लोग आए, लेकिन पूरे देश भर में, क्योंकि ये सबको पता है कि पलायन हो कहां से रहा है, सबसे ज्यादा रूरल एरिया से किन इलाकों में लोग जा रहे हैं सबको पता है। और वो चाहे जो नगर हैं बड़े बड़े, चाहे आप मुंबई की बात कर लीजिए, चाहे आप अहमदाबाद की बात कर लीजिए, गुड़गांव की बात कर लीजिए, आप फरीदाबाद की बात कर लीजिए, या जो भी है पंजाब के जो शहर है जहाँ गांव में लोग जा करके रहते हैं, वो ट्रेडिशनली लोगों को पता है, सरकारों को पता है और ये सारी चीजें। लेकिन उसमें जो परिवहन का जो प्रबंधन रहा वो बहुत ही कमजोर रहा, और मैं शुरू से इस मामले को उठाता रहा कि भारत में केवल एक परिवहन का साधन है जो उनको घरों के नजदीक तक पहुंचा सकता था, वो थी रेल। उसका उपयोग नहीं किया गया। और मैं एक छोटा सा आंकड़ा दूंगा इसमें नीलेश जी, जो कि मेरे पास लेटेस्ट आंकड़ा जो है जी। आप ये देख लीजिए कि ये 1 मई यानी श्रमिक दिवस को गलती से एक गाड़ी चलाई गई थी। वो गाड़ी चलाई गई थी जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, उनके विशेष आग्रह पर, और ये गाड़ी चलाई गई थी जो है ये जो झारखंड के लिए, ये मुख्यमंत्री की विशेष वो थी कि कुछ मजदूरों को उन्हें भेजना था। अब ये मीडिया को भी नहीं पता, उन लोगों को बुलाया भी गया था जिस तरीके से, अगर आप देखेंगे तो किसी को मालूम नहीं था कि ये लोग जो है जाने के लिए बुलाए गए हैं। उनको भेजा गया, जब मीडिया में आया और इसके बाद आनंद फानन में रेलवे की तैयारी करनी पड़ी। 1 मई यानी मजदूर दिवस पर स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत हुई, और वहां से लेकर के 13 जुलाई तक कुल मिलाकर के जो ट्रेनें चली हैं वो चली हैं 4,615 श्रमिक ट्रेनें, ठीक है। और इसमें 63 लाख के आसपास कुल श्रमिक लाए गए। मैं उठा करके 63 लाख लोगों को ले जा रही, तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि पूरा का पूरा, और कौन था उसमें, कितने तरीके के इन्वॉल्वमेंट थे, कौन कौन लोग आए। कहीं आप स्टूडेंट के लिए है, परिवहन का निगम हो या जो है रेलें हो, इन सब का पूरा प्रबंधन बहुत ही कमजोर रहा है। और सबको पता था कि प्रवासी श्रमिकों का ये रेला आ रहा है, सड़कों से आ रहा, और जो आप लोगों ने जिसमें सर्वे में दिया है कि चाहे पुलिस हो ये हो, तो कुल मिलाकर के ये जो समस्या थी, इसको हैंडल करने का जो तरीका था वो बहुत ही गलत था। और अब सही है, ये सही है कि गांव में जो रोजी रोजगार के मौके हैं उनको वो बहुत सीमित हैं और सीजनल भी हैं। सीजनल इसलिए हैं क्योंकि आप जो उस तरह के जो श्रमिक है, कृषि श्रमिक को, उनको तो कुछ समय काम मिल जाएगा एक मौके पर, और पहले से मौजूद है वो लोग। तो अब सवाल यह है कि इन श्रमिकों में एक तादाद जुड़ गई है जो आप देख रहे होंगे कि वो है छोटे और सीमांत के। अब मैं इनका सिर्फ एक उदाहरण देके ज़्यादा लंबी बात नहीं करूंगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि छोटे और सीमांत किसान ये बहुत ही मजबूत कड़ी हैं। पलायन हो रहा है और आगे भी होगा, इनको आप रोक नहीं सकते। क्योंकि तो ऐसे ही जब आप उत्तर प्रदेश में बैठे हैं, आप बताइए बुंदेलखंड में क्या स्थिति है आज की तारीख, नहीं है कोई इंतजाम। ये पिछले 4-5 महीनों में जो हमारे देश में हुआ है, ये एक आईना है, एक ऐसे कड़वे सच की ओर हमें हमारा रुख करता हुआ, जिस सच से हमने बरसों से, दशकों से मुंह फेर रखा है। और वो सच ये है कि आज की तारीख़ में आपको, आज के डेटा ड्रिवन युग में, आज के आंकड़ों से संचालित युग में, आपको ये पता है कि
एक साल में कितने मोबाइल फ़ोन चोरी हो गए, कितने खून हो गए, कितनी कारें चोरी हो गई, कितने स्टार्टअप चालू हो गए, कितने लोगों ने अपने मोबाइल ऐप से खाना ऑर्डर किया, ये तक आपको पता है। लेकिन आपको ये नहीं पता है कि कितने राज्यों के कितने गांवों से कितने लोग कितने शहर में काम कर रहे हैं, जीविका की तलाश में गए हैं। वो कौन हैं लोग, वो क्या करते हैं? और ये हमारी एक क्लासिस्ट मेंटालिटी है, हमारी एक समाज के तौर पर, एक सिस्टम के तौर पर, कि हमने इसको फॉर ग्रांटेड लिया कि ये तो होना ही है, ये उनकी नियति है। नौकरी की तलाश में, जीविका की तलाश में जाना, ढूंढना, ठोकरें खाना, शहरों की नींव बन जाना। आप देखिए कि अभी जो राहुल रॉय जी ने जो कहा कि बहुत उस समय ये बात सुनने को आई थी कि ये वापस क्यों जा रहे हैं, और ये इस सोच से आई थी क्योंकि मैं पढ़ रहा था कई बड़े शहरों के लोगों के ट्वीट्स, क्योंकि इस चिंता से आई थी कि अगर ये वापस चले गए तो 1 2 3 4 ये 100 काम होंगे कैसे। वो भी एक क्लासिस्ट मानसिकता थी कि मेरा काम कैसे होगा अगर प्रवासी वापस चला गया। इस सोच से आई थी, उनके भले के लिए कोई सोच से नहीं आई थी। तो ये एक आईना है, और उम्मीद है कि हमारा जो राष्ट्रव्यापी सर्वे हुआ है, पहला सर्वे हुआ है, इसमें जो नंबर आएंगे, इन नंबरों के पीछे लाखों तकलीफ ज़दा चेहरे हैं, लाखों कहानियां हैं, जो सच्ची कहानियां हैं। वो कहानियां भी लाने की हम लगातार कोशिश करते रहे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इन आंकड़ों से जो चोट होगी वो भी नए तरीके से सोचने पर लोगों को मजबूर करेगी, एक नई बातचीत की शुरुआत करेगी। और ऐसे ही हम लगातार, हमारा जो इनसाइट्स वर्टिकल है गांव कनेक्शन का, वो नए जो पक्ष हैं ग्रामीण भारत के बारे में, उनकी सच्चाइयाँ आप तक लाता रहेगा। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे आज के बहुत सशक्त पैनल का। हमारे साथ जुड़े हैं संजय कुमार जी, CSDS से प्रोफेसर, बहुत शुक्रिया आपका। गांव कनेक्शन टीम के अरविंद शुक्ला, कुशल मिश्रा, दया सागर, बहुत शुक्रिया। अरविंद सिंह जी, बहुत शुक्रिया। राहुल रॉय, कहकशां परवीन, सिकंदर अली जुड़े झारखंड से, कमलेश शर्मा राजस्थान से, दिलीप महतो एक प्रवासी मज़दूर हैं जो बम्बई से झारखंड मोटरसाइकिल से लौटे थे। उनसे बात करना चाह रहे थे, फ़ोन पे संपर्क नहीं हो पाया। उम्मीद है किसी और सेशन में उनसे बात करेंगे। तो आप सबका धन्यवाद। और अगर हमारी जो फाइंडिंग्स हैं आप पढ़ना चाहें तो आप जा सकते हैं www.ruraldata.in पर, RURALDATA.in, और गांव से जुड़ी बहुत सारी ख़बरें, बहुत सारे विचार, बहुत सारे ट्रेंड्स पढ़ने के लिए आप gaonconnection.com जो हमारा वेबसाइट है वहाँ पर जा सकते हैं। हिंदी, अंग्रेज़ी दोनों में हम आप तक गांव की बात लाते हैं, और लगातार 8 साल से कोशिश कर रहे हैं कि गांव की बात शहरों तक मुखर रूप से लाई जाए। तो ये कोशिश नए नए तरीक़ों से जारी रहेगी। ये था गांव कैफ़े का ये अंक। लेकिन ये जो सीरीज़ हमने की है द रूरल रिपोर्ट के नाम से, जो राष्ट्रव्यापी सर्वे किया है, राष्ट्रीय सर्वे किया है, इसको हम कई कड़ियों में इसके आंकड़ों को आप तक ला रहे हैं। ये कड़ी, ये श्रृंखला जारी रहेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका और सारे दर्शकों का, और उम्मीद है जल्द हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।